टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में लगे हुए तमाम सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का और 12वीं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं मृत्युंजय सिंह इस मंच पर बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों को हम बता दें कि यदि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में बहुत ईमानदारी के साथ लगे हैं तो आपका जो पहला कदम होना चाहिए, आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आप 11वीं और 12वीं के पाठ्य पुस्तकों का बहुत ईमानदारी के साथ अध्ययन करें। एक एक लाइन समझते चलें। 11वीं और 12वीं की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ आप देखें, हर लाइन को देखें, एक भी लाइन आपकी नज़रों से ओझल नहीं हो, ये प्रयास करें। अभी हाल ही में यूपी में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ है। यूपी के टीजीटी के प्रश्नों को आप एक बार देख लें। आप जब प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अधिकतर जो प्रश्न थे यूपी टीजीटी में वो कहीं ना कहीं 12वीं स्तर के प्रश्न थे, 11वीं स्तर के प्रश्न थे। हमने देखा है कि जो यूपी का जो प्रश्नों का लेवल था उसमें 60% प्रश्न ऐसे थे जो 11वीं और 12वीं के सिलेबस से शामिल किए गए थे। अभी हाल ही में बिहार में भी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं। आप बिहार के प्रश्नों को भी एक बार देख लें। अधिकतर प्रश्न कहीं ना कहीं 11वीं और 12वीं से रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि 11वीं और 12वीं के पाठ्य पुस्तक का हम लोग बहुत बारीकी के साथ मंथन करें, हर लाइन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। आज के परिचर्चा में लागत की अवधारणा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लागत से अलग अलग टाइम में जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें जो प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं उन प्रश्नों का संग्रह लेकर के हम आज आए हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज के प्रश्नों पर आ जाएं। आज हम कई प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कुल लागत इनके जोड़ के बराबर होती है। प्रश्न फिर से, कुल लागत इनके जोड़ के बराबर होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए टीएफसी प्लस टीवीसी, ऑप्शन बी एसी प्लस एमसी, ऑप्शन सी कच्चे माल की लागत प्लस श्रम लागत, ऑप्शन डी है यातायात व्यय प्लस स्थापित लागतें। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका था, हम लोग देखे थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो कुल लागत प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन ए है कुल लागत इनके जोड़ के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी। इस संदर्भ में आप लोगों को एक विस्तृत जानकारी भी हम आप लोगों को दे दें। टीसी निकालने का दूसरा भी एक तरीका है। टीसी निकालने का एक तरीका है एसी इंटू क्यू, मतलब औसत लागत और उत्पादन के इकाई को जब हम लोग गुना कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, तो हम लोगों को मिलेगा टोटल कॉस्ट। अच्छा बताइए, हम लोग एसी इक्वल टू लिख सकते हैं टीसी बाई क्यू। एवरेज कॉस्ट अगर निकालना हो तो हम लोग टोटल कॉस्ट बाई क्यू लिख सकते हैं। यहां ध्यान दिया जाए, एसी इक्वल टू हम लोग टीसी का वैल्यू पुट करते हैं, तो टीसी का वैल्यू था टीएफसी प्लस टीवीसी बाई क्यू। इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, टीएफसी बटा क्यू प्लस टीवीसी बाई क्यू। जब उत्पादन की इकाई से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भाग दे दिया जाता है तो निकल जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और उत्पादन के इकाई से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग भाग देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
इसका ये मतलब हुआ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ दिया जाएगा तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, AC माइनस AFC इक्वल टू ABC और AC माइनस ABC इक्वल टू AFC। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लिए। पहला प्रश्न था कुल लागत इनके जोड़ के बराबर होता है, तो कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के जोड़ के बराबर होता है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जो छात्र अभी हमारे साथ जुड़े हैं टीजीटी और पीजीटी के क्लास में, जो नए छात्र जुड़े हैं, आप लोगों को बता दें, अभी आप लोग मुद्रा और बैंकिंग का भी वीडियो क्लास अटेंड कर रहे हैं और साथ ही आप लोगों को एक नया टॉपिक भी शुरू किया गया है, उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति। ये चैप्टर नए सिरे से आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। इससे बनने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को हम एक निर्देश दे रहे हैं कि जो उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति, इस चैप्टर से जो वीडियो क्लास आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स को हर हाल में ग्रुप में डाल दीजिए। और जो नए छात्र हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए, जो नए छात्र जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9973673397। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप जो नए छात्र हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में, वैसे छात्र इसमें जुड़ सकते हैं। और आप तमाम लोगों को बता दें कि चूंकि टीजीटी और पीजीटी का सारा वीडियो क्लास आपके लिए उपलब्ध करवा पाना ऐसे संभव नहीं होगा। जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारे साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वैसे चुनिंदा छात्रों को ही हम अपना पूरा पैकेज उपलब्ध करवा पाएंगे। तो जो नए छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है जुड़ने का, इसके संदर्भ में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अब चलें हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन बंद होने के स्थिति में टीसी किसके बराबर हो जाती है? प्रश्न था उत्पादन बंद होने की स्थिति में टीसी किसके बराबर हो जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए टीएफसी, ऑप्शन बी टीवीसी, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी एमसी। आप सभी प्रतियोगी छात्रों को हम बता दें कि इसका सही जवाब होगा टीएफसी। जब प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो टीसी और टीएफसी दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब प्रोडक्शन 0 हो जाए, जब प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो टीवीसी भी 0 हो जाता है। मतलब टीवीसी का एग्जांपल हम लोग जानते हैं, कच्चा माल पर होने वाला खर्च, ईंधन पर होने वाला खर्च, ये टीवीसी के उदाहरण है। जब हम लोग उत्पादन नहीं करेंगे तो कच्चा माल नहीं लगेगा, प्रोडक्शन 0 तो टीवीसी भी 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में देखें टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस 0। इसका ये मतलब हुआ कि जब प्रोडक्शन 0 होगा, जब प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो टीसी किसके बराबर हो जाएगा? टीएफसी के। तो हम लोग साबित कर लिए जब प्रोडक्शन 0 होगा तो टीसी किसके बराबर होता है? टीएफसी के बराबर होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न है, मौद्रिक लागत में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए है सामान्य लाभ, ऑप्शन बी है व्यक्त या अस्पष्ट लागतें, ऑप्शन सी है अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। प्यारे प्रतियोगी छात्रों, हम आप लोगों को बता दें
कि मौद्रिक लागत क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को यह जानने की जरूरत है कि मौद्रिक लागत है क्या। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में जो खर्च किया जाता है उसी धनराशि को हम लोग मौद्रिक लागत या मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। हम लोग मौद्रिक लागत का मतलब देख लिए कि किसी वस्तु का जब उत्पादन हम लोगों को करना होता है तो मुद्रा के रूप में जो धनराशि खर्च की जाती है उसे ही हम लोग मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। और एक बात जान लीजिएगा कि मौद्रिक लागत के उदाहरण क्या हो सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर आखिर मौद्रिक लागत का एग्जाम्पल क्या है। तो मौद्रिक लागत में जैसे कच्चा माल खरीदने के ऊपर हम लोग खर्च करते हैं, जैसे हम लोग लेबर को मजदूरी देते हैं, मशीन खरीदते हैं, विज्ञापन पर खर्च करते हैं, ये सभी मौद्रिक लागत के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें, मौद्रिक लागत में 3 चीजें सम्मिलित रहती है। मौद्रिक लागत में 3 चीजें सम्मिलित हैं। पहला स्पष्ट लागत, दूसरा अस्पष्ट लागत और तीसरा सामान्य लाभ। मौद्रिक लागत में 3 चीज सम्मिलित है। पहला स्पष्ट लागत, दूसरा अस्पष्ट लागत और तीसरा सामान्य लाभ। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऑप्शन डी इनमें से सभी ये सही हो जाएगा। तो प्रश्न था मौद्रिक लागत में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन थे सामान्य लाभ, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और ऑप्शन डी था इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां 3 तरह की चीजें आई। पहला तो हम लोग स्पष्ट लागत के बारे में चर्चा कर लें संक्षेप में। स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। सामान्य लाभ ये तीनों पर चर्चा जरूरी है। स्पष्ट लागत का और अस्पष्ट लागत में क्या अंतर है। ऐसा सभी खर्च, पहले स्पष्ट लागत को समझिएगा, ऐसा सभी खर्च जिसका भुगतान कोई उत्पादक द्वारा उत्पादन की प्रोसेस के दौरान, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान दूसरे को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम एक प्रोड्यूसर है और हमको प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के लिए हमको बिल्डिंग चाहिए। तो बिल्डिंग का जो रेंट है, जो हम रेंट देंगे वो स्पष्ट लागत की श्रेणी में आएगा। या हम अगर लेबर रखते हैं तो लेबर को जो हम मजदूरी देंगे ये भी स्पष्ट लागत के अंतर्गत आएगा। मतलब वैसी सभी लागतें या वैसा सभी खर्च जिसका भुगतान किसी उत्पादक को उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान दूसरे को करना पड़ता है। जैसे हम लेबर को मजदूरी दिए, मतलब भुगतान दूसरे को कर रहे हैं। हम रेंट दिए, मतलब रेंट दूसरे को दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट लागत का उदाहरण है। जैसे कच्चा माल खरीदने के ऊपर हम खर्च किए, ये भी स्पष्ट लागत के श्रेणी में आएगा। लेकिन अस्पष्ट लागत क्या है। अस्पष्ट लागत को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका अस्पष्ट लागत का एक और नाम है सन्निहित लागत। अस्पष्ट लागत का सन्निहित लागत भी हम लोग इसको कह सकते हैं या अव्यक्त लागत भी हम लोग इसे कह सकते हैं। उत्पादन में अस्पष्ट लागत का मतलब ये होता है कि जैसे स्वामित्व और स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागत जो है वो अस्पष्ट लागत है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें एक फैक्ट्री चलाना था, लेकिन फैक्ट्री हम अपने मकान में चला रहे हैं, हम अपने बिल्डिंग में चला रहे हैं। उस फैक्ट्री का, उस बिल्डिंग का मालिक हम स्वयं हैं, मतलब हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक दुकान चलाते हैं, उसमें हम कोई कर्मचारी न रखकर, हम कोई श्रमिक न रखकर, हम कोई नौकर न रखकर हम स्वयं काम करते हैं। हमको जो मजदूरी मिलता वो अस्पष्ट लागत के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग अस्पष्ट लागत का मतलब देख लिए, उस मकान का किराया जो स्वयं उस उत्पादक का है वह अस्पष्ट लागत में आएगा। स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी ये भी अस्पष्ट लागत में आएगा। और उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज भी अस्पष्ट लागत के अंतर्गत आएगा। इसका ये मतलब हुआ, हम फिर से आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए कि हम बैंक से
लोन लेकर के कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक को हमको ब्याज देना पड़ेगा, ये स्पष्ट लागत है। लेकिन पैसा मेरे पास स्वयं था, हम बैंक से लोन नहीं लिए और हम किसी व्यापार में उसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो हमको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये अस्पष्ट लागत के अंतर्गत आएगा। तो स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों ही मौद्रिक लागत का भाग है। अब यहाँ एक बात आया कि ये सामान्य लाभ क्या चीज है। सामान्य लाभ को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जितना न्यूनतम लाभ जो मिलना चाहिए, जितना न्यूनतम लाभ मिलना चाहिए, उसे हम लोग सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए न्यूनतम लाभ की जरूरत होती है, वह न्यूनतम लाभ ही सामान्य लाभ के नाम से जाना जाता है। यदि सामान्य लाभ भी उत्पादक को नहीं मिलेगा तो उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सामान्य लाभ जो है वह कुल लागत का एक अंग है, कुल मौद्रिक लागत का एक अंग है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं, चौथे प्रश्न पर आते हैं। हम लोग 3 प्रश्न देख चुके हैं, चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। हमारा एकदम प्रयास होगा कि हम एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने दें, किसी भी टॉपिक से बनने वाला एक भी प्रश्न जो है वो हमारी नजरों से न छूटे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। चलिए चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सारे प्रतियोगी छात्र आज का क्लास अटेंड करने के बाद आपको समझ में आता है या नहीं आता है, खुल करके प्रतिक्रिया दीजिएगा, खुल करके बताइएगा कि सर हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, भाषा को और आसान बनाने की जरूरत है कि ये भाषा का स्तर आपको समझ में आता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। चलिए चौथा जो प्रश्न है ध्यान से सुना जाए। चौथा प्रश्न है, निम्न में सही अंकित कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ध्यान से सुना जाए। ऑप्शन ए है टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। ऑप्शन बी है टीसी इक्वल टू टीवीसी माइनस टीएफसी। ऑप्शन सी है टीएफसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीसी। और ऑप्शन डी है टीसी इक्वल टू टीवीसी इंटू टीएफसी। आप लोग ये चारों ऑप्शन देख रहे होंगे, आप लोग ये जब चारों ऑप्शन देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। हम लोग अभी चर्चा किए थे कि टीसी इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, हम लोग जानते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि टीसी माइनस टीएफसी इक्वल टू टीवीसी और टीसी माइनस टीवीसी इक्वल टू टीएफसी। यहां देखिए ऑप्शन ए था टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न पर आते हैं और 5वां प्रश्न बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सभी प्रतियोगी छात्रों को हम बता दें, अगर समय पर हम लोग लगेंगे तो हम लोग सिलेबस को सही समय पर समाप्त कर पाएंगे, सिलेबस को हम लोग दोहरा पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप नोटिफिकेशन आने के बाद लगते हैं तब तक बहुत विलंब हो जाएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना है, खुद को अप टू डेट करें। और हम बार बार ये बात आप लोगों को कहते हैं कि ये 11वीं और 12वीं का जो पाठ्य पुस्तक है, अगर 100% इसको देख लिया जाए तो आप अपनी तैयारी 60% कर लेते हैं, आपकी तैयारी 60% हो जाएगी और 40% तैयारी के लिए और ताकत अलग से लगाने की जरूरत पड़ेगा। इसलिए 11वीं और 12वीं के पूरे पाठ्यक्रम को हम लोगों को बहुत बारीकी से देखना है और हमारा ये क्लास उन छात्रों के लिए भी लाभप्रद है जो अभी 12वीं में पढ़ते हैं।
12वीं के बच्चों के लिए भी हमारा ये क्लास लाभप्रद है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। 5वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऑप्शन सुना जाए। प्रश्न है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में कौन सा प्रभाव पड़ता है? फिर से रिपीट करते हैं, उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में कौन सा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, स्थिर लागत बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं। ऑप्शन सी, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। और ऑप्शन डी, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। यहां हम लोग अगर टीएफसी और टीवीसी का अगर मतलब जान रहे होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग सही कर लेंगे। टीएफसी का मतलब हम लोग जानते हैं वैसा लागत जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर में स्थिर रहता है। तो यहाँ ऑप्शन ए था, स्थिर लागत उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में कौन सा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए था, स्थिर लागतें बढ़ जाती है। ये कभी नहीं होगा। उत्पादन घटे, उत्पादन बढ़े, स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहता है। जैसे रेंट, फैक्ट्री में कम उत्पादन हो या ज्यादा उत्पादन हो, रेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है। उत्पादन यदि बंद कर दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि टीवीसी 0 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, ये सही होगा। जब प्रोडक्शन 0 हो जाए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जब प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू 0, तो टीवीसी इक्वल टू 0 हो जाता है। उत्पादन नहीं करेंगे तो कच्चा माल नहीं लगेगा, उत्पादन नहीं करेंगे तो लेबर को मजदूरी नहीं देना पड़ेगा, उत्पादन नहीं करेंगे तो ईंधन पर खर्च नहीं होगा। और इसका ऑप्शन डी था, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि जब प्रोडक्शन 0 हो जाए, प्रोडक्शन 0 होने की स्थिति में टीसी और टीएफसी दोनों बराबर हो जाता है। उत्पादन बंद होने की स्थिति में टीसी और टीएफसी दोनों बंद हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्पादन बंद होने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। और हम लोग पिछले क्लास में ये भी चर्चा किए थे कि टीएफसी वक्र कैसा होता है, तो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अब चला जाए, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6ठा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6ठा क्वेश्चन है, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। और प्यारे प्रतियोगी छात्रों, हम आप लोगों को बता दें, जितने भी तरह के प्रश्न हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, ये सारे प्रश्न 12वीं के प्रश्न हैं। 12वीं के पाठ्य पुस्तकों से इन प्रश्नों को सेट किया गया है, इसलिए 12वीं के पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है ये बताना भी हमारा मकसद था। तो चलिए प्रश्न फिर से। प्रश्न था, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी पहले गिरती है और फिर बढ़ती है। ये परीक्षा यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटेगा। जब बात एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की हुई है तो थोड़ा इस संदर्भ में कुछ विस्तृत जानकारी भी हम लोग ले लें। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्यू, मतलब उत्पादन के इकाई से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भागा दे देंगे, जो भागफल होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। तो पहला बात तो देख लिए कि उत्पादन की इकाई से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भाग दे दिए, जो भागफल था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाया। एवरेज फिक्स्ड अभी जस्ट हम लोग देखे थे, AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। इसका मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का तरीका हो जाएगा
कि जब हम लोग एवरेज कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको आप लोग एक तालिका से भी देख लीजिए, एक तालिका है, Q का मतलब उत्पादन की इकाई है, ये TFC है, ये AFC हम लोगों को निकालना है। तालिका ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 3 लोग लिख सकते हैं। यदि TFC उत्पादन 0 भी रहेगा तो TFC 10 10 सब जगह ये स्थिर रहता है। अब AFC निकालिए TFC बाई Q करके, बोलिए 10/0 इक्वल टू इंफिनिटी, 10/8 तो 10 5 3.3, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ 10/4 10/5 2.5 2, इस तरह से हम लोग AFC निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा AFC वक्र कैसा होगा, AFC वक्र के बारे में कहा जाता है कि AFC वक्र किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा कि AFC वक्र न तो y एक्सिस को टच करेगा और न ही x एक्सिस को टच करेगा। इसका कारण यह है, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है AFC घट रहा है, उत्पादन बढ़ने पर AFC लगातार घटता जा रहा है। लेकिन जब उत्पादन 0 है तो AFC इंफिनिटिव है, इसलिए AFC कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता है। प्रोडक्शन 0 हो जाने से AFC इंफिनिटिव रहता है, इसलिए AFC वक्र y एक्सिस को टच नहीं करता है। और उत्पादन का चाहे कोई भी स्तर हो जाए, यहाँ 100 भी रहेगा तो यहाँ प्रोडक्शन 10 ही, TFC 10 ही रहेगा। यहाँ अगर 1000 भी हो जाए उत्पादन तब भी TFC 10 रहेगा, मतलब AFC 0.000 समथिंग हो सकता है, लेकिन कभी भी AFC 0 नहीं होता है, इसलिए AFC x एक्सिस को टच नहीं करता है। x एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है, क्योंकि प्रोडक्शन के किसी भी लेवल में AFC 0 नहीं होता है। y एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो AFC इंफिनिटिव हो जाता है, इसलिए y एक्सिस को भी टच नहीं करता है। तो बड़ा महत्व का प्रश्न था, आप लोगों को बता दें, कई बार प्रश्न रहा है AFC से कि AFC वक्र की आकृति कैसी होती है, तो आयताकार परवलय की होती है। AFC वक्र की आकृति आयताकार परवलय की होती है, नेगेटिव स्लोप का है, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। तो हम लोग 7 प्रश्नों को अभी तक देख चुके हैं, कोशिश करेंगे कि आज हम लोग 9 प्रश्नों को देखें। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हम लोग अपने जानकारी को बढ़ाते चलिए, धीरे धीरे ही सही हम लोग अपने जानकारी को बढ़ाते चलें। और चलिए प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न बड़ा महत्व का प्रश्न है। 8वां प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न था सीमांत लागत संबंधित नहीं है। प्रश्न है सीमांत लागत संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे कुल परिवर्तनशील लागत से, ऑप्शन बी है कुल स्थिर लागत से, ऑप्शन सी है औसत परिवर्तनशील लागत से और ऑप्शन डी है कुल लागत से। प्रतियोगी छात्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि सीमांत लागत कुल स्थिर लागत से प्रभावित नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कुल स्थिर लागत। लेकिन इतना ही जानकर आपकी जानकारी पूरी नहीं हो जाएगी। सीमांत लागत TFC से कैसे प्रभावित नहीं होता है, इसे हम गणितीय रूप से भी आपको समझाएंगे। लेकिन समझाने के पहले हम आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट का मतलब संक्षेप में बता दें। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप विगत कई दिनों से पढ़े नहीं हैं, सब्जेक्ट से कटे हुए हैं, और सब्जेक्ट से कट जाने के कारण आपको हम ABCD से लेकर के चल रहे हैं।
एकदम जो हम नया बैच प्रारंभ किए हैं, एकदम ABCD से हम शुरू किए हैं, सिलेबस का एकदम शुरुआत है, इसलिए जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए छात्र हैं, बेझिझक जुड़े, अभी जस्ट शुरुआत ही है। चलिए, तो हम लोग पहले मार्जिनल कॉस्ट का मतलब देखें। इकोनॉमिक्स में जहां भी मार्जिनल वर्ड आता है, इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जब हम लोग उत्पादन करते हैं, तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में परिवर्तन होता है। कुल लागत में जितना परिवर्तन होगा, ये कहलाएगा सीमांत लागत। जैसे मान लीजिए हम 10 कलम का उत्पादन करें और हमको लागत लगता है 50। यदि 11 कलम का उत्पादन करें और कुल लागत लगता है 56, तो सीमांत लागत कैसे निकालेंगे? एक अतिरिक्त कलम का उत्पादन किया गया, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया गया, तो एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने में लागत में परिवर्तन हुआ 6, तो यहां सीमांत लागत कहलाएगा 6। सीमांत लागत निकालने का पहला तरीका है डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। यहां डेल्टा TC का मतलब है कुल लागत में परिवर्तन और डेल्टा Q का मतलब है उत्पादन के इकाई में परिवर्तन। यहां ध्यान से देखिएगा, डेल्टा TC कितना है? कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ? 6। उत्पादन के इकाई में कितना परिवर्तन हुआ? 1, तो 6/1 इक्वल टू 6। सीमांत लागत निकालने का दूसरा फार्मूला है TCN माइनस TCN माइनस 1। यहां TCN है 56, TCN माइनस 1 है 50। घटा दीजिए, 56 माइनस 50 इक्वल टू 6। यहां N का मतलब था उत्पादन की इकाई। यहां ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी चर्चा के क्रम में ये समझे थे कि TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना है। हम लोग यहाँ TC का वैल्यू पुट करते हैं। जब TC का वैल्यू पुट करेंगे तो TFC प्लस TVC, यहाँ N था तो यहाँ भी N लिख दिए, यहाँ भी N लिख दिए। ये माइनस, तो माइनस अपने जगह में रहेगा। अब फिर यहाँ TC का वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा TFC प्लस TVC। यहाँ N-1 था, यहाँ भी N-1, यहाँ भी N-1। अब चलिए इसको तोड़ा जाए, TFCN प्लस TVCN माइनस TFCN-1 माइनस TVCN-1। ये बात समझिएगा, हम लोग ये चर्चा के क्रम में देखे थे कि TFCN इक्वल टू TFCN-1 होता है। मतलब हम 50 कलम का उत्पादन करें या हम 49 कलम का उत्पादन करें किसी फैक्ट्री में, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब TFCN और TFCN-1 दोनों बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होगा तो TFCN और TFCN-1 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? तो MC इक्वल टू बच गया TVCN माइनस TVCN-1। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि मार्जिनल कॉस्ट किससे प्रभावित नहीं होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्रभावित नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्रभावित नहीं होगा। देख रहे हैं आप लोग, TFCN और TFCN-1 कट गया, तो AMC इक्वल टू TVCN माइनस TVCN-1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न था सीमांत लागत संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे कुल परिवर्तनशील लागत से, कुल स्थिर लागत से, औसत परिवर्तनशील लागत से और कुल लागत से। इसका मतलब है कि सीमांत लागत संबंधित किससे नहीं है? तो कुल स्थिर लागत से। चलिए, आज के परिचर्चा में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखते हैं। कल आप लोगों को पूरा नोट्स करना है, जो भी आज आप लोगों को बताया गया। एक एक लाइन आप लिखिए। सिर्फ वीडियो क्लास जब आप अटेंड करते हैं तो सिर्फ सुनिए नहीं, कलम कॉपी लेकर के बैठा करें।
हम लाइव भी बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों का दोनों तरह का क्लास चलेगा। क्योंकि लाइव क्लास में एक परेशानी हमारे साथ आ रहा है कि जो लिखते हैं वो आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता है, इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा, जो ग्राफिकल पोर्शन होगा, उसको समझाने के लिए हम वीडियो क्लास का सहारा लेंगे। लेकिन वीडियो क्लास और लाइव क्लास दोनों आप लोगों का चलेगा। तो कल के लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं, एक प्रश्न है, एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं आपके बीच में, उसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से देना है। प्रश्न ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है एमसी उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC, फिर से क्वेश्चन सुना जाए, एमसी उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC ऑप्शन ए 0 होती है, ऑप्शन बी अपने न्यूनतम पर होती है, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी घटती है। ये प्रश्न कई बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोगों का काम है कि आप इसका सही जवाब कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। अगर इसका जवाब आप नहीं भी जानते हैं, आपके हिसाब से जो इसका ऑप्शन सही है उसे जरूर बताएंगे और इसका नोट्स बनाइए और नोट्स दीजिए। जो नए छात्र हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लें 9973673397। ये कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए आप लोग अपनी तैयारी के रफ्तार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।